तो हेलो गुड मॉर्निंग टू लफी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास करने जा रहे हैं। हम लोग कौन सा सेवन्थ अध्याय यानी नाइन्थ क्लास का जो भूगोल चल रहा है उसका 7वां अध्याय। ठीक है, ये जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से जो एग्ज़ाम आने वाले आगामी जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये 7वें चैप्टर आज के लिए अंतिम चैप्टर हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी चैप्टर है जो हमारे लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि मैं उसका भी वीडियो अपलोड करूँगा, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। लेकिन ये जो चैप्टर है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन भर भर के आते हैं। ठीक है, और ये जो चैप्टर खास इसलिए है क्योंकि ये चैप्टर एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको दिखा दूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, और ऐसे भी एनालिसिस करके मैं वीडियो जो डाला हूँ उसमें आप देखे भी होंगे। ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा उस चैप्टर का। इस चैप्टर को आप मिस कर जाइएगा तो कम से कम 2-3 नंबर क्वेश्चन मिस कर जाइएगा। ठीक है, एग्जामों में। तो शुरू करते हैं आज का जो अध्याय दिया है आज का विषय। और खासकर मैं TRE 4 के लिए मैं एक थोड़ा सा मैसेज देना चाहूँगा, एक सूचना है आप लोग के लिए। TRE 4 के लिए जितने भी हमारे भाई बहन हैं TRE 4 वाले, उनके लिए एकदम सोचना नहीं है जैसे ही TRE 3 का एग्ज़ाम खत्म हुआ। क्योंकि अभी जो मेरा फोकस है ना वो TRE 3 वाले जो भाई बहन उनके लिए मैं ज़्यादा थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ। 4 के लिए तो आपको चिंता नहीं करना। ये चीज़ें मैं जो डाल रहा हूँ ना इसको और अपडेट करके उस समय आऊँगा और थोड़ा एक लेवल अप करके आऊँगा, और उस समय जितनी ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊँगा ना इससे भी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि मुझे भी थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, है ना। ये यूट्यूब के मामले में, क्योंकि ऑफलाइन तो हम लोग काफ़ी पढ़ाते रहते हैं, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ी सी, है ना, अभी तो इसमें थोड़ा एक्टिव हो रहा है आदमी। ठीक है, तो 4 के लिए टेंशन नहीं लेना है। 4 तो अभी काफ़ी समय है। ठीक है ना, आपको ये जो वीडियो मिल रहा है इसको देखते रहिए। जब 4 का आएगा ना, 4 का जब 3 वाला जैसे ख़त्म होगा तो 4 के समय में इसका एकदम तगड़ा रिवीजन चलेगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलेगा। ठीक है, 3 वाले पर अभी थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाए। और अलग अलग जो विषय की बात कर रहे हैं तो सारे विषय के एक एक करके आएगा। मैं पहले से जो डिसाइड किया था कि इस सब्जेक्ट को पढ़ा दूंगा, क्योंकि हमारे पास भी जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके भी इस सब्जेक्ट को टारगेट है खत्म करने के लिए, तो बीच में दूसरा सब्जेक्ट नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, तो पहले इसको कंप्लीट होने दीजिए, और बीच में अधूरा इधर से उधर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है भारत के पड़ोसी देश। और इसमें से क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, एक ना क्वेश्चन एकदम आना है, श्योर आएगा, एकदम याद रखिएगा। और ये इसको पूरी तरह से डिटेल से समझेंगे लोग। पहला दिया है हम लोग को पड़ोसी देश नेपाल। पहली बात की याद रखना है कि क्वेश्चन यही पूछ देता है कि नेपाल जो है किन किन राज्यों से सटा हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ था ना ये BPSC एग्जाम में। ठीक है, कि नेपाल जो है भारत के किन किन राज्यों से बॉर्डर सीमा मतलब सीमा साझा करता है। ठीक है, वो चीज़ें इसमें दी हुई है, पूरी डिटेल समझेंगे नेपाल के बारे में। आज ही आगे यहाँ देखेंगे तो ग्लोब पर इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, अक्षांश और देशांतर विस्तार कई बार मैं बता चुका हूँ। तो नेपाल का अगर अक्षांशीय देखेंगे तो 26 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री 30 मिनट तक है ना। तो यानी 26/4 यानी लगभग 4 डिग्री का इसका अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसका देशांतरीय विस्तार तो 80 से लेकर कितना 88 है। यानी देशांतर जो है इसका मतलब क्या है कि इस तरह इसकी पतला है और ऊपर से इधर साइड में देखेंगे तो यानी देशांतरीय विस्तार जो है कितना है 8 है, और वही अक्षांशीय विस्तार कितना है तो 4 ही अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो 26 से लेकर 30 तक अक्षांश और 80 से लेकर 88 तक इसका देशांतर है। ठीक है, और ये दोनों जो है अक्षांश देखेंगे तो उत्तर साइड में हो गया और देशांतर देखेंगे तो पूर्व साइड में हो गया। ठीक है, और अक्षांश और देशांतर आप सभी जानते होंगे, इसीलिए थोड़ा सा हमको लग रहा है कि परेशानी तो नहीं होना चाहिए। आगे आ जाइए, आगे देखते हैं। ठीक है, यह देश चारों तरफ से क्या स्थल से घिरा हुआ है। मतलब ये स्थल बंद देश है। मतलब कहने का मतलब क्या होता है, इसके किसी भी सीमा से समुद्र नहीं लगा हुआ है। ठीक है, यानी चारों तरफ से देश से घिरा हुआ है। ऊपर में से चाइना से घिरा हुआ है, इधर साइड में आपका भारत से ही, मतलब 3 तरफ से तो भारत से घिरा हुआ है, एक तरफ से चाइना से तरफ से मिल जाएगा। ठीक है, अतः इसके मध्यस्थ देश कहते हैं। मध्यस्थ मतलब है ना, मतलब ऐसा बीच में का जगह जिसके चारों तरफ से जमीन ही मिले। ठीक है, उत्तर में तिब्बत यानी चीन है, जिसमें महान हिमालय की दीवार है, जिसके बीच में महान हिमालय की दीवार स्थित है। मतलब कि चीन और नेपाल के बीच में महान हिमालय की जो बॉर्डर लाइन हो जाती है, और 3 तरफ से भारत के राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, जो कि मैं अभी बोला हूँ। ठीक है, नेपाल पूर्व में सिक्किम, देखो जो क्वेश्चन पूछा हुआ था यही से क्वेश्चन आया था। पूर्व में किससे, सिक्किम से और पश्चिम बंगाल से। ठीक है, पश्चिम में उत्तराखंड से तथा दक्षिण में बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों से घिरा हुआ। अब इसको देख लेते हैं कि किधर की बात कर रहा है। ये मान के चलिए हम लोग का हो गया नेपाल। तो नेपाल के इस साइड हो गया पूरब में, किधर हो गया, ये हो गया ईस्ट पूरब में। ठीक है, और ये हो गया वेस्ट यानी पश्चिम, ये हो गया नॉर्थ में, और ये हो गया साउथ में। ठीक है, तो ईस्ट में यानी पूरब में अगर जाइएगा तो पूरब में मिलेगा आपको सिक्किम मिलेगा और पश्चिम बंगाल मिलेगा। ठीक है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब भारत का जब मैप बनाया जाता तो यहाँ ऐसे आते हैं, है ना, यहाँ पर ऐसे आदमी आता है और ऐसे जाकर ऐसे आता है। ठीक है, ये पूर्वोत्तर भारत है और यही है हम लोग का नेपाल। ठीक है, ये नेपाल हो गया। तो यहाँ ये सिक्किम से भी सटा हुआ और ये थोड़ा सा नेपाल से भी, ये क्या बोलते हैं उसको, पश्चिम बंगाल से भी हल्का सा टच कर जाता है। ठीक है,
याद रखिएगा। तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल से मिल गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो पश्चिम साइड में आएंगे, यदि इस साइड में आएंगे तो इस साइड आएंगे तो किससे सटा हुआ है, तो उत्तराखंड से सटा हुआ है, क्योंकि यहाँ हम लोग का जो भारत का जो ऊपर से बनाते आते हैं तो यहाँ ये है उत्तराखंड हम लोग का, ठीक है, मैप बनाते लो तो, ठीक है। तो उत्तराखंड से सटा हुआ है। उसके बाद से दक्षिण साइड में ये नीचे आएंगे लो तो ये यहाँ पर है यूपी और यहाँ पर है बिहार, ठीक है, बिहार है दक्षिण साइड में। तो ये समझ आएगा चारों तरफ से, ठीक है। अब आते हैं तो यहाँ पर बौद्ध धर्म की ना गौतम बुद्ध का जन्म स्थल भी है, ना बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध थे जन्म स्थल है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि महात्मा बुद्ध जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, थोड़ा कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये इतिहास का सेशन है और जो खासकर 1 to 5 वाले जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना, ठीक है, क्योंकि प्राचीन इतिहास भी आपको जानना जरूरी है। उसके बाद देखिए तो नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है, और इसी काठमांडू में ही सार्क का मुख्यालय है। सार्क वही सार्क जिसमें 8वां क्लास में आप लोग पढ़ाए होंगे, या इसी में पहले ही चैप्टर में शायद पढ़ाए थे 9th क्लास में। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। उसका 8 सदस्य हैं, है ना, और उसकी मुख्यालय जो था काठमांडू था, ठीक है। और काठमांडू में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है, काफ़ी फेमस है, हिंदुओं के लिए महान तीर्थ स्थल में से एक माना जाता है, ठीक है। तो पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ हो गया, नेपाल में हो गया, ठीक है। कहाँ में, जो नेपाल की राजधानी है काठमांडू में है, ठीक है। यहाँ शिवरात्रि के दिन विशाल मेला लगता है। शिवरात्रि के दिन क्या होता है, मेला लगता है। शिवरात्रि के दिन ऐसे भी मेला बहुत जगह लगता है, तो यहाँ पर विशाल मेला लगता है। नेपाल का क्षेत्रफल देखेंगे तो कितना है भैया, है ना, तो 1,40,797 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि जनसंख्या के मामले में देखेंगे तो 2.76 करोड़ है। 2005 में इतना जनसंख्या था इसका, ठीक है। पुराना रिकॉर्ड है, लेकिन इसको भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन देना होगा तो ऐसे ही देगा कि 2005 में नेपाल की जनसंख्या कितनी थी, तो लगभग 2.25 करोड़ यानी 2.76 करोड़ था, ठीक है, समझ आ गया। और इसकी जनसंख्या कितना है, तो 1,40,797 ना किलोमीटर जनसंख्या बोल रहा हूँ, सॉरी, क्षेत्रफल इसका, ठीक है ना। क्षेत्रफल कितना है, तो 1,40,797 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। आ गया जी। संरचना और स्थलाकृति देखेंगे, मतलब इसकी आकार, इसकी रचना कैसी है, तो हिमालय की उत्पत्ति के साथ नेपाल की भी रचना हुई। औसादी चट्टानों के भूभाग के कारण वलय से बने ये भू आकृतियाँ नेपाल की विशेषता है। यहाँ धरातल के पास मुलायम चट्टान है और धरातल के नीचे कठोर चट्टान है, यानी धरातल का जो पास में है वो क्या है, मुलायम चट्टान है, और नीचे आ जाइएगा तो जो ज़्यादा चट्टानी भाग मिलेंगे। अधिकतर पर्वत शिखर अग्नेय और ना परिवर्तित चट्टानों से बनी है। बस यहाँ यही इंपॉर्टेंट जानने के लिए कि जो पर्वत शिखर है वो किससे बनी है, तो अग्नेय चट्टान से बनी है। अब चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, ये चीज़ें मैं 7th क्लास में पढ़ा हूँ, अग्नेय चट्टान, औसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। उसमें बहुत डिटेल से समझाया हूँ, अगर आप नहीं देखेंगे तो प्लीज़ उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। अगर आप जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ जी ये मैप में दिख रहा है, ठीक है। और इस मैप के हिसाब से अगर देखा जाए कि नेपाल को, ठीक है, तो इसको और सीधा ऐसे रहना चाहिए था, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा, ठीक है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऊपर में क्या है, तिब्बत है, नीचे में क्या हो जाएगा, ये है यूपी, ये यूपी हो गया, और ये हो गया हम लोग का बिहार, ठीक है, ये बिहार हो गया। इस साइड में आएंगे तो इस यहाँ आ जाएगा सिक्किम और हो जाएगा वेस्ट बंगाल, दोनों हो जाएगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है ना। उसके बाद से इधर में आ जाएंगे तो कौन हो जाएगा, यूके यानी उत्तराखंड हो जाएगा। ये हो गया नेपाल की चौहद्दी, ठीक है। चारों तरफ में कौन कौन है, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे है ना धौलागिरी पर्वत, देख सकते हैं, पर्वत का नाम है अन्नपूर्णा, यहीं पे है, ठीक है। उसके बाद से है ना जो एवरेस्ट है यहीं पे है, देख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कंचनजंगा यहीं पे है, ठीक है। अब देखो आप इसको मैप को थोड़ा सा और जूम कर दिया जाए, हल्का सा और जूम कर दिया जाए। अब यहाँ देखिए मैप से, देखिए क्या चीज़ें हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती है। कभी कभार हमको तो, मेरी पर्सनल अपनी बात बताऊँ तो मुझे मैप से बहुत ज़्यादा लगाव है, ठीक है। मैप जब देखता हूँ ना तो उसको थोड़ी देर 2 मिनट तक उसको देखने की कोशिश करता हूँ। कैसे, आप ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन यही पूछ देता कि जो अन्नपूर्णा या धौलागिरी है एवरेस्ट से किस दिशा में है ना, तो एवरेस्ट से किधर दिख रहा है आप लोग को, इस साइड में दिख रहा है, पश्चिम साइड में है कि नहीं है। या कंचनजंगा जो है ये किधर है भैया, तो कंचनजंगा इस साइड में है, जो कि जिसकी ऊंची चोटी सिक्किम में भी है कि नहीं है। तो कंचनजंगा जो पहाड़ है, एवरेस्ट है, उसके बाद अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, सब ऊँचे ऊँचे क्या है पहाड़ मिल रहा है। अब यहाँ देखिए काठमांडू है ना, काठमांडू, और यहाँ देखिए लिखा है महाभारत श्रेणी, और यही क्वेश्चन पूछा था ना, महाभारत श्रेणी कहाँ की पहाड़ है, यही क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था, कहाँ के भैया, दिख रहा है नेपाल के बीच। अब ये मैप आप देखे रहते हैं तो क्वेश्चन नहीं भी आता था तो पता चलता था कि नहीं पता चलता कहाँ से। अब यहाँ देखिए लिखा है बागमती नदी, दिख रहा है नेपाल से आ रहा है, यहाँ देखिए गंडक नदी दिख रहा है कि नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखा अरुण नदी, और यही बिहार में जब बताया ना तो इसको कोसी नदी बुलाया जाता है, अरुण नदी कोई, सर है ना। उसके बाद यहाँ देखिए राप्ती है, उसके बाद ये देखिए घाघरा जो आ रहा है, यही घाघरा जो यूपी में जाता है तो सरयू, और बिहार में एंटर करता है तो नाम पड़ जाता है घाघरा, है कि ये नहीं। यही घाघरा देखिए ऊपर में देखिए नारायणी नदी,
है कि नहीं। तो ये चीज़ें एक बार आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा ना, तो क्वेश्चन कोई भी पूछेगा। अब यहाँ देखिए लिखा है गया दर्रा। अब ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है और बनने की चांस ज़्यादा है। क्वेश्चन पूछ दे कि गया दर्रा किधर है, इस बार क्वेश्चन पूछ दे, तो हम लोग सोचेंगे लोग गया दर्रा भारत में खोजना शुरू करेंगे लोग, जबकि किताब में दिया हुआ है गया दर्रा, दिया है कि नहीं है, गया दर्रा दिया हुआ है। तो आप सभी को याद करना चाहिए कि गया दर्रा किधर है, किधर हो जाएगा भैया, नेपाल में। यहाँ देखिए नामचा दर्रा, फेमस नाम है नामचा दर्रा, बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछेगा नामचा दर्रा किधर है भैया, तो अब ये जितने भी दर्रा है ये किधर की ओर जा रहा है, ये तिब्बत की ओर यानी चाइना की ओर जा रहा है दर्रा। तो पूछ दे कि नेपाल और चीन की तरफ मतलब तिब्बत की तरफ जाने वाले दर्रों का नाम बताइए, और दोनों दर्रा दे नामचा और गया। तो कहिएगा कि भाई साहब कौन एगो दिखिएगा, या नहीं जानते रहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, इनमें से कोई नहीं मार दीजिएगा। तो थोड़ा सा इस मैप को, जब भी मैप मिले ना, किसी भी चीज़ का मैप मिले उसको एक बार झांक लीजिए, बहुत सारी चीज़ें की रही हो सकता है कि पढ़ाते समय इसमें कहीं नहीं दिया होगा नामचा दर्रा का नाम और गया दर्रा का नाम, लेकिन इसमें दे दिया। महाबासरेनी का नाम दिया, लेकिन इस नदियों का नाम हो सकता है कि नहीं दिया होगा। जैसे अरुण नदी का मैं बताया कि उसी को नेपाल में कोसी, और हम लोग नेपाल में बोल रहा हूँ, बिहार में कोसी, और इसको नेपाल में क्या बोलते लो, अरुण नदी बोलते लो। ये चीज़ें पता नहीं इसमें दिया है कि नहीं दिया, लेकिन यहाँ पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है ना, पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है। बहुत दुनिया भर के नदियों के नाम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें जो है पहाड़, जैसे जैसे धौलागिरी है कि नहीं है, धौलागिरी है, ठीक है ना। उसके बाद से मुक्तिनाथ पहाड़ है, अन्नपूर्णा है पहाड़ नहीं, मुक्तिनाथ पहाड़ नहीं, अन्नपूर्णा पहाड़ है। उसके बाद देखेंगे एवरेस्ट पहाड़ है, कंचनजंगा पहाड़ है, ये सब पहाड़ी दिख रहा है कि नहीं है। अब आइए, सॉरी, अब आते हैं हम यहाँ देखते हैं, ढूंढते हैं लोग क्या क्या मिल रहा है हम लोग को। ये दर्रा जो है नामचा दर्रा या गया दर्रा मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। महाबरसरेनी पर्वत मिलता है कि नहीं मिलता है, और इन नदियों का नाम मिलता है कि नहीं मिलता है, इनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है स्थलाकृति के आधार पर, है ना, स्थलाकृति के आधार पर नेपाल तीनों भागों में विभक्त, 3 भागों में इसको बांटा गया, ठीक है। पहले भाग जो दक्षिण का भाग है वो उपजाऊ और तराई प्रदेश है, यानी सॉरी, दक्षिण का भाग मतलब क्या होता है, नीचे वाला भाग, नीचे दक्षिण। देखो कभी भी मैप में दक्षिण दिशा नीचे होता है, उत्तर दिशा हमेशा ऊपर में रहता है, ठीक है। तो दक्षिण की भाग तराई है। तराई मतलब होता है कि हिमालय के जो पहाड़ होता है ना, पहाड़ के पैर मतलब किनारा नीचे वाला, ठीक है। तो तराई जो है क्या थोड़ी सी उपजाऊ है। देश के दक्षिणी भाग भारत की सीमा से सटा हुआ है। यह भाग औसतम इसकी ऊंचाई जो है 300 मीटर है, मतलब लगभग इसकी ऊंचाई 300 मीटर है। अब पूछ दे कि नेपाल के दक्षिणी जो भाग है उसकी ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर है। घने और लंबे घास की विशेषता यहाँ पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद से उसको देखेंगे तो मध्य भाग के प्रदेश जो होता है, दूसरा क्या बांटा गया, मध्य भाग के प्रदेश, जो महाभारत लेक और चूरे की पहाड़ियाँ सम्मिलित है। अब देखो यहाँ चूरे की पहाड़ी और महाभारत, यही क्वेश्चन तो पूछा था बीपीएससी में, और बहुत सारे बच्चे चकरा गए थे कि कहाँ को होगा, भूटान को होगा, नेपाल को होगा, बांग्लादेश को होगा, किधर का पहाड़ है ये। महाभारत लेक कहाँ का था, नेपाल का था। और चूरे की पहाड़ियाँ, 2 पहाड़ी के नाम आ गया, महाभारत लेक और चूरे की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो ये जो है ना किस साइड में है, तो मध्य का पहाड़ी प्रदेश है, ठीक है। मतलब मध्य वाला जो क्षेत्र है, ये नेपाल का जो बीच वाला क्षेत्र है, यानी दक्षिण वाला क्षेत्र हो गया, और बीच वाला जो क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है, फिर उसके ऊपर वाला क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। 3 भागों में बांटा गया है। इसकी जो ऊंचाई है 500 से 1500 मीटर है। घाटियाँ में छोटी छोटी पहाड़ियाँ शंकुकार वृक्ष पाए जाते हैं। शंकुकार वृक्ष वहीं पाया जाएगा जहाँ पहाड़ी क्षेत्र हो, ठीक है। अब उत्तरी भाग सबसे ऊपर में चलिए, तो शिवालिक की पहाड़ियाँ, यानी कि नेपाल को 3 भागों में अगर बांट रहे हैं, नेपाल के 3 भाग बांट रहे हैं। नीचे वाला भाग क्या था, दक्षिण वाला भाग जो भारत से सटा हुआ है, जिसकी ऊंचाई 300 मीटर थी। अगेन इसको रट लीजिए, ठीक है। यहाँ पर घास के मैदान और ठीक ठाक जंगल वगैरह मिल जाते हैं, है ना। बीच वाला भाग जो था पहाड़ी भाग था, जहाँ हम लोग को मिलेगा कि महाभारत लेक और चूरे की पहाड़ियाँ देखने के लिए मिला, ठीक है। और उत्तरी भाग यानी सबसे ऊपरी भाग जो है, जो शिवालिक की पास में आ जाएगा, क्योंकि जब हिमालय पर्वत में पढ़ाया था तो पहली पहाड़ शिवालिक, है ना, जो आंतरिक पहाड़ भी बोला गया, या आंतरिक हिमालय बोला गया, सॉरी पहाड़ नहीं, आंतरिक हिमालय और शिवालिक हिमालय। बीच वाला मध्य हिमालय या लघु हिमालय, ऊपर वाला बृहद हिमालय या महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, है ना। सारी चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ, 3 हिमालय बटा हुआ है हिमालय। तो शिवालिक की श्रेणी जो होती है नेपाल के किस भाग से सटी हुई है, तो उत्तरी भाग से। बीच वाला पहाड़ी भाग, नीचे वाला मैदानी भाग, या बोला जाए तो उसमें थोड़ी सी जंगल वगैरह देखने के लिए मिलेगा। ऊपरी भाग 300 मीटर ऊंचा, बीच वाली भाग 1500 से लेकर 500 से लेकर 1500 मीटर ऊंचा, ठीक है। अब आ जाइए, उसके बाद देखेंगे तो जो शिवालिक की घाटी है जो उत्तरी भाग में, इसमें अनेक घाटियाँ है, जिसमें काठमांडू घाटी है ना, जो सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, यानी काठमांडू जो शहर है क्या है, घाटी है। तीसरी भाग हिमालय श्रेणी के प्रदेश है ना, जैसे मतलब वो शिवालिक के जो भाग की उत्तरी भाग जो कहा जा रहा है, उसके बाद जो है तीसरे भाग में इसको बांटा गया, वो कौन सा है, हिमालय की श्रेणियाँ हैं। यह प्रदेश नेपाल के उत्तरी भाग में फैला हुआ है, जो उत्तर वाला भाग है, ठीक है, उत्तरी भाग में फैला। इस क्षेत्र में अनेक ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर है। पर्वतारोही को आकर्षण करता है। पर्वतारोही मतलब क्या होता है, जो पर्वत पर चढ़ने वाले होते हैं, ठीक है। विश्व का जो माउंट एवरेस्ट जो चोटी है 8848 मीटर जो है नेपाल में ये अवस्थित है, और इसको क्या बोलते हैं, सागर माथा नेपाल में बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा
सागर माथा या पूछ दे कि माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में अवस्थित है, तो हिमालय के उत्तरी भाग में अवस्थित है। कहाँ भैया वो अवस्थित है? हिमालय के उत्तरी भाग में अवस्थित है, यानी सबसे ऊपरी वाला भाग में। ठीक है, समझ आया। यहाँ स्थित सभी पर्वत शिखर सालों भर हिम आच्छादित रहते हैं। हिम आच्छादित मतलब बर्फ जमा रहता है। ठीक है, अनेक सदावाहित नदियाँ यहाँ जन्म लेती। सदावाहित मतलब सालों भर बहते रहेगी। ठीक है, मतलब पानी बर्फ से आ रहा है तो बह करेगा, सीधा बात है। यहाँ अन्य मुख्य शिखर मकाऊ 8,463, मेजून तथा गौरी शंकर 7,334 संसार के ऊंचे पर्वतों में अपना स्थान रखते हैं। यानी मकाऊ है, मेजून है, गौरी शंकर है। क्वेश्चन पूछ दे कि निम्न में से कौन जो है नेपाल की पहाड़ियाँ है, और माउंट एवरेस्ट दे दे, मकाऊ दे दे, मेजून दे दे, और नीचे लिख दे इनमें से एक से अधिक, और इनमें से एक, इनमें से और कोई नहीं, जैसे कि आता है एग्जामों में। तो आपको लगेगा कि माउंट एवरेस्ट है, मकाऊ तो पता नहीं है, मेजून तो पता नहीं है कि नहीं है, तो कहिए कि माउंट एवरेस्ट मार देते सही, जबकि आंसर होना चाहिए इनमें से एक से अधिक, ये भी। तो क्वेश्चन इस तरह बनने की संभावना ज़्यादा बनती है। ठीक है, तो याद रखिएगा मकाऊ है ना, मकाऊ, मेजून, ये सब क्या है? ये जो पर्वत है नेपाल में ही है, और उसके बाद गौरी शंकर भी है नेपाल में है, जो ऊंचे ऊंचे पर्वतों में मतलब अपनी जगह रखते हैं। माउंट एवरेस्ट सहित हिमालय श्रेणी सहायक अभियानों का केंद्र रहा है। उसके बाद देखेंगे पर्वतारोहण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पर्वतारोहण मतलब वही फिर पहाड़ों पर चढ़ने के लिए ये जगह जो है काफ़ी फेमस है। उसके बाद से अन्य शिखर अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नेमफ्यू, और ये क्वेश्चन पूछा था नेमफ्यू वाला, याद रखिएगा नेमफ्यू वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेमफ्यू जो है पर्वत शिखर निम्न में से किन जगहों की है? तो नेमफ्यू कहाँ की भैया? नेपाल की है, याद रखना। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नेमफ्यू, ये सारे चीज़ नाम को याद रखिएगा। ठीक है न, सब नामों को छोड़ना नहीं है, जैसे मकाऊ, मेजून, गौरी शंकर, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नेमफ्यू, और सागर माथा तो है ये एवरेस्ट वाला। ठीक है, और जो महाभारत की श्रेणी है वो तो है ये। ठीक है, आगे जी अब इसकी जलवायु को समझते हैं। चीज़ें अगर नहीं समझ आएगी, मतलब लगेगा कि मिस कर रहे हैं, तो उसको कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा, बेहतर होगा। और इसका मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम में अपने अपलोड कर दूंगा। आप ही लोगों की वजह से मैं टेलीग्राम बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को ना, कि चीज़ें मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, टेलीग्राम का नाम है, चैनल का नाम है, ए बड़ा रहेगा, बाकी एल सब छोटा, ELAM है ना, आलम SIR आलम सर, और 555 सभी एक साथ रहेगा है ना। ये 555 जो मेरा मोबाइल नंबर है उसका है, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर मेरा, आप चाहेंगे तो देख सकते हैं। अबाउट में जो होता है ना यूट्यूब का, उसमें देख सकते हैं, ऐसे मोबाइल नंबर उसमें लिखा होगा 99,055 है ना। उसके बाद से मतलब 99,0555,014,148। कभी भी किसी तरह का दिक्कत हो तो मैसेज कर सकते हैं है ना। जब मैं रिप्लाई नहीं दूं तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा, क्योंकि जब भी मेरे पास समय मिलता है कोशिश करता हूं रिप्लाई देने के लिए, और है ना वैसा मैसेज बहुतों को आता है कि नहीं है। कभी कभार किसी का छूट जाता है बाई मिस्टेक, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन आप सभी है ना, जब जवाब नहीं दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को जवाब नहीं दूंगा, कभी ना कभी तो ज़रूर दूंगा। जब भी समय मिलेगा कोशिश करूँगा कि समय निकाल कर आप सभी से बात करते रहूँ। ठीक है, तो चाहे तो आप व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ PDF मिल जाएगा। जो चीज़ें की डिमांड होगी, जो मेरे पास जो साधन होंगे, उस सारे साधनों को कोशिश करूँगा आप सभी के समक्ष रखने के लिए। ठीक है, अब ये जलवायु की विशेषता देखते हैं कि जलवायु नेपाल की किस तरह की है। पहली बात कि नेपाल की जलवायु जो है शीत प्रधान है। याद रखिएगा, नेपाल की जलवायु पूछ देते किस तरह की है? शीत प्रधान मतलब ठंडा इलाका है। कारण क्या है? एक तो ऊपर में है, और जैसे विषुवत रेखा से दूर भागिएगा ठंडा पड़ते सबको मिलते जाएगा। कर्क रेखा से नीचे आइएगा तो क्या होता है? उष्ण आता है। कर्क रेखा से ऊपर भागिएगा तो शीतोष्ण होता है, और ये शीत में आ जाता है, शीत प्रधान, ठंडा ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, यहाँ का जलवायु भू आकृतियों से प्रभावित होती है, यानी जमीन की वजह से प्रभावित होती है, क्योंकि ऊंचाई पे है तो यहाँ ठंडा ज़्यादा है। हम ऊपर उठेंगे, लो कई बार मैं बोल चुका हूँ, 165 मीटर ऊपर जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। यानी 165 मीटर आप ऊपर भागे तो क्या हो गया? 1 डिग्री से तापमान क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, और 32 मीटर नीचे जमीन में घुसे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो गया? बढ़ गया। याद रखिएगा, नीचे जाएंगे तापमान बढ़ेगा, ऊपर भागेंगे तापमान घटेगा। ठीक है, यही कारण है कि पहाड़ों पर तापमान कम रहता है। ठीक है, अब आइएगा तो यहाँ देखेंगे तो दक्षिण के तराई वाले भाग जो मतलब जो हम लोग के भारत से सटा हुआ है, उसको छोड़कर सभी भागों में तापमान कम रहता है, क्योंकि 75% भूभाग जो है ऊंचाई समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा है। वही मैं बोल रहा हूँ कि जो चीज़ जितना ऊंचा रहेगा है ना, पहाड़ पर जितने ऊपर चढ़िएगा उतना ठंडा बढ़ते जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है ना, जैसे क्लास में पढ़ाता हूँ तो एक हमारे जो स्टूडेंट थे उनका सवाल था कि ऊपर जा रहे हैं तो सूरज के करीब जा रहे हैं, मतलब कंपेयर टू किया जाए धरती पर से, तो मतलब ज़मीन से अगर पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो और सूरज के नज़दीक ही जा रहे हैं ना, तो हम लोग को गर्मी ज़्यादा महसूस होनी चाहिए, तो गर्मी कम महसूस क्यों होता है? कारण क्या है? एक्चुअली में गर्मी हम लोगों को कब लगता है? जब सूरज की रोशनी धरती से टकराती है, और धरती जब गर्म होती है तो गरम गरम हवा छोड़ती है, गरम, समझ रहे ना। तो सूरज की रोशनी आ रही है, उससे उतना ज़्यादा गर्मी नहीं लगता है जितना कंपेयर टू किया जाए कि धरती से टकराने के बाद सूरज की रोशनी धरती से टकराई और धरती को कर दी पूरी तरह से गर्म।
उसके बाद आपको गर्मी जो धरती के पास में जो रहेगा, जो धरती के नज़दीक जितना रहेगा उसको गर्मी उतना ज़्यादा ही महसूस होगा, और धरती से जितना ऊपर भागिएगा आपको गर्मी उतना ही कम लगेगा। सिंपल समझिए, जैसे आप किचन में खाना बना रहे हैं या कुकर वगैरह रखे हुए हैं, तो कुकर के पास में है, जब कुकर में से जब गर्म हवा निकल रही है, कढ़ाई में से गर्म हवा निकल रही है, तो आपको गर्मी ज़्यादा महसूस होगी। वही रूम से बाहर निकल जाइए, दूसरे रूम में चले जाइए, तो ऐसा थोड़ी है कि उसका गर्मी आपके पास पीछे पीछे तक पहुँच जाएगी वहाँ तक। तो जितना दूर जाइएगा उतना ही कम आपको गर्मी महसूस होगी। उसी तरह सूरज की रोशनी जब धरती पर पड़ती है तो धरती हो जाता है गर्म, है ना। और गर्म धरती क्या होता है, अपने आसपास के क्षेत्रों में गर्म हवा छोड़ती है, जिसके कारण क्या होता है, हमें गर्मी का ज़्यादा महसूस होता है। और हम धरती से जितना ऊपर भागते हैं हमें गर्मी का एहसास कम होता है। सिंपल समझ आ गया, ठीक है। तो समुद्र तल से जितना ऊपर भागिएगा वो क्या हो जाएगा, गर्मी कम लगेगा। तो यही बात कह रहा है कि जो क्योंकि 75% जो ज़मीन में है भूभाग है नेपाल का, वो समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा है ना। काठमांडू का तापमान जो होता है 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, कभी कभी 2 डिग्री से नीचे चला जाए। अब बताइए 2 डिग्री से नीचे जाने का मतलब कि बहुत खतरनाक ठंडा। गर्मी में मैक्सिमम 30 डिग्री तक पहुँचता है कि नहीं, और अपने यहाँ देखा जाएगा तो 40-45 तक पहुँच जाता है। बिहार में तो पटना में देखिएगा तो 45 तक पहुँच जाता है कि नहीं है। यहाँ वार्षिक औसतम वर्षा जो होती है वो कितना होती है भैया, तो वार्षिक वर्षा देखेंगे तो वर्षा भी बहुत ही कम होता है, 10 सेंटीग्रेड होता है, ज़्यादा नहीं होता वर्षा, ठीक है। यहाँ उसके बाद देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ वर्ष भर मई से थोड़ा सा ये थोड़ा सा इसके वजह से थोड़ा सा नहीं दिख पा रहा हम लोग को, ठीक है ना। कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर, मई से अगस्त तक ग्रीष्म ऋतु, सितंबर से फरवरी तक शीत ऋतु, ठीक है। मई से कितना तक, मई से अगस्त तक देखेंगे तो क्या है, गर्मी का मौसम है, ठीक है ना। यानी अगले महीने से वहाँ पर गर्मी जो है ना, मई लिखा है या मार्च लिखा है, यानी मार्च लिखा है। रुक जाइए, मेरे पास जो बुक है उस बुक को थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लूँ, और अन्यथा गलत बताने से अच्छा है कि इसको सही देख लीजिए, ठीक है। क्या लिखा है, जलवायु की विशेषता। जलवायु की विशेषता में आते हैं, पेज खोलता हूँ, जलवायु की विशेषता। मेरे पास एक्चुअली में बुक भी है ना, क्योंकि मैं क्लास में पढ़ाते रहता हूँ तो बुक ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है मार्च से अगस्त तक, और औसत वर्षा जो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर जो बारिश होता है, मतलब बारिश की देखा जाए तो बहुत कम हो गया। अब 12 सेंटीमीटर तो हम लोग को राजस्थान में बारिश होता है, और बस समझिए कि बारिश यानी ना के बराबर में नेपाल में, ठीक है। और मार्च से अगस्त तक, ये लिखा है मार्च से अगस्त तक ग्रीष्म ऋतु होता है, ठीक है। उसके बाद सितंबर से फरवरी तक शीत ऋतु होता है, सितंबर से फरवरी तक कितना क्या होता है, शीत ऋतु होता है, ठीक है। गर्मी के मानसून हवाओं नेपाल के पूर्वी भाग में 200 सेंटीमीटर चलती है, लेकिन जो पूर्वी भाग में मानसून जो हवाएं चलती है वो 200 सेंटीमीटर हवाएं चलती है, और पश्चिमी भाग में 100 सेंटीमीटर सालाना वर्षा होती है। ये जो क्या बोलते हैं उसको, गर्मी के दिन में देखेंगे तो पूर्वी भाग में देखा जाएगा, यानी पूर्वी भाग हो गया इस साइड में, तो यहाँ बारिश ज़्यादा हो रहा है, और पश्चिमी भाग देखेंगे तो थोड़ा सा कंपेयर टू बारिश आधा हो रहा है, ठीक है। जाड़े में देश के उत्तरी भाग में हिमपात होते हैं, यानी उत्तर भाग में, यानी उत्तर भाग का मतलब क्या हो गया, नेपाल के सबसे ऊपरी भाग, ठीक है। इस साइड में हिमपात होता है क्योंकि बर्फीला इलाका हो गया, तो हिमपात मतलब बर्फ गिरना, ठीक है। शीतकालीन चक्रवाती वर्षा भी वहाँ देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आगे जी, यहाँ चीज़ें जो दिया था ना, वार्षिक औसत तापमान दिया था 10 डिग्री सेल्सियस, सॉरी मैं बारिश बोल रहा था बार बार, अभी बुक में ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये तापमान का मतलब क्या होता है ना, टेम्परेचर, मतलब औसतम टेम्परेचर का बात बांटा गया। जैसे कि क्या बोला हूँ कि 2 डिग्री रहता है कम से कम, हाँ ठीक है, और 30 डिग्री रहता है अधिक से अधिक, तो उसको ऑन एवरेज निकाला गया, औसतम निकाला गया है, तो 10 डिग्री माना गया है कि मान के चलिए कि 10 डिग्री के आसपास वहाँ तापमान रहता है। और बारिश तो ठीक ठाक होता है, सॉरी बारिश जो होता है ठीक ठाक होता है। बारिश क्या होता है ना, पूर्वी क्षेत्र में आप देखेंगे तो बारिश जो है इसका 200 सेंटीमीटर, इन बारिश अच्छा खासा हो रहा है, और वही पश्चिमी क्षेत्र में बारिश जो है 100 सेंटीमीटर, ये थोड़ा सा कंपेयर टू कम हो रहा है। उत्तरी भाग में ऊपर में चल जाएंगे तो क्या हो रहा है वहाँ पर, उत्तरी भाग में हिमपात हो रहा है, ठीक। अब आइए जलवायु प्रवाह, ठीक है। जल प्रवाह देखेंगे, है ना। जल प्रवाह यानी पानी का जो प्रवाह है, नदियों के बारे में जानेंगे। तो नदी के बारे में देखेंगे तो इसके पूर्व से पश्चिम की तरफ 3 नदी तंत्र हैं, है ना। नदी तंत्र जब बोलेगा ना, इसका मतलब होता है कि एकल्य नदी नहीं है, उसके संग 2-4 गो और नदी मिला है सब, यानी नदी और उसकी सहायक नदियों को मिलने के बाद नदी को नदी तंत्र कहा जाता है, समझ गए। जैसे नदी तंत्र में क्या है, कोसी है, गंडक है, घाघरा है, ठीक है। ये 3 नदी तंत्र की बात किया जा रहा है। तो क्वेश्चन यही पूछ दे कि नेपाल से आने वाले 3 नदी तंत्रों का नाम बताइए, तो कोसी, गंडक और घाघरा। और ये तीनों नदियों को मैं डिटेल से बताया हूँ कि बिहार में किन किन क्षेत्रों में गुजरता है, कहाँ कहाँ से जाता है। घाघरा देखेंगे तो यहाँ से आया और छपरा में प्रवेश किया और चला गया गंगा में, ठीक है, गंगा में मिल गया। और उसके बाद से देखेंगे तो ये क्या बोलते हैं, ये गंडक आ रहा है, ठीक है, गंडक आ रहा है। और गंडक जो है आया कहाँ से, पश्चिमी चंपारण जिला से एंटर किया, और जो पश्चिमी चंपारण जिला से एंटर करता है और घूमते हुए बिहार के बहुत सारे क्षेत्रों से घूमते हुए कहाँ चला जाता है, ये गंगा नदी से मिल जाता है
कहाँ पर, सोनपुर में जाकर मिल जाता है। अब उसके बाद कौन सी बात कर रहा है ना, उसके बाद कोसी हो गया, गंडक हो गया, ये सॉरी कोसी के बारे में। कोसी जो है यहाँ से निकलता है, गोसाईथान से निकलता है नेपाल से, और जगह का नाम है हनुमानगढ़, और नेपाल का नाम है महान हिमालय, यहाँ से निकला। और इसको नेपाल में इसको बोला जाता है ना अन्नपूर्णा नदी, अन्नपूर्णा नहीं, अन्नपूर्ण नदी था, क्या था, अपूर्ण नदी का नाम था, ठीक है, अरुण नदी नाम था, ठीक है, सॉरी अरुण नदी नाम था। इसको अरुण, जैसे ऊपर में मैप दिखाया, अरुण नदी इसका नाम है नेपाल में। और ये इंटर किया कहाँ, इंटर किया बिहार में, सुपौल में इंटर किया, और घुसते हुए पहुंच गया कहाँ, ये पहुंच गया सहरसा में, और सहरसा का जो जगह है कुर्सेला से कूद गया कहाँ पे, गंगा नदी में। ये है 230 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, कोसी नदी का याद रखिएगा, ठीक है। जब नदियों के बारे में बताया था पूरी डिटेल में उसमें समझाया था, जब वो नदी तंत्र जब चलाता था, तो उसका वीडियो आप नहीं देखेंगे तो जाइएगा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा उसका, सब क्लास का, शायद वो तीसरे क्लास है, जल प्रवाह जो है उसमें, है ना, उसके बारे में डिटेल से पढ़ाया भारत की नदियों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है क्या कि कोसी, गंडक और ये घाघरा है। यहाँ की सबसे लंबी नदी है कर्णाली। जैसे हम लोग की भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो भी गंगा नदी है, 445 किलोमीटर की दूरी तय करता है गंगा नदी बिहार में। लेकिन नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली, ठीक है, घाघरा की सहायक नदी तथा पश्चिम नेपाल में बहती है। तो ये कर्णाली जो है किसकी सहायता भैया, तो घाघरा की सहायता है, लेकिन नेपाल के लिए सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अब ये पश्चिम से नेपाल में बहती हुई भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। मध्य नेपाल में गंडक, जिसे यहाँ पर नारायणी नदी कहा जाता है। जो गंडक नदी जो हम लोग के बिहार में पश्चिमी चंपारण जिला में एंटर करता है, उसी नदी को नेपाल में नारायणी नदी भी कहा जाता है, और चंपारण जिला में मोस्टली लोग उसको नारायणी नाम से ही पुकारते हैं, ठीक है ना। तो नारायणी नदी जो है गंडक नदी, नारायणी यानी गंडक नदी ही है, जिसको नेपाल में नारायणी बोला जाता है, और बिहार में जब एंटर करता है चंपारण जिले में, तो उसको बोला जाता है गंडक नदी, ठीक है। पूर्वी नेपाल में कोसी है, जो सप्त कोसी इसको कहा जाता है, सप्त कोसी भी बोलेंगे, ठीक है, सप्त कोसी नदी बोलेंगे इसको नेपाल साइड में। और ये गोसाईथान जगह जो हनुमानगढ़ है नेपाल का, वहाँ से निकलता है, ठीक है। सभी नदियाँ उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी उत्तर मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, दक्षिण की ओर प्रवाहित होते भारत की सीमा में प्रवेश करती है, यानी भारत मतलब बिहार में भी प्रवेश करती है। ढलुआ भूमि होने के कारण, मतलब ढाल होने के कारण नदियाँ तीव्र प्रवाह से आती है, मतलब बड़ी तेजी से आता है, और अपरदन की समस्या बने। अपरदन मतलब होता है कि मिट्टी को काट देना, तो जाहिर सी बात है तेजी से आएगा तो मिट्टी को काटेगा ही, किंतु जल विद्युत उत्पादन की भारी संभावना प्रदान करती है, ठीक है ना। भारी संभावना मतलब क्या है, देखो विद्युत उत्पादन उसी क्षेत्र में होता है जहाँ पर पानियों की रफ्तार तेज हो, क्योंकि जितना तेज पानी का रफ्तार होगा वहाँ पर टरबाइन जो होता है वो तेज़ी से नाचेगा, माना पंखवा तेज़ी से नाचेगा, मशीन जो होता है ना वो तेज़ी से चलना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो मशीन तेज़ी से चलेगा तो बिजली उत्पादन भी बढ़िया से होगा। तो तीव्र ढाल होने के कारण यहाँ पर क्या है, बिजली उत्पादन की संभावना जो है ज़्यादा है, ठीक है। आगे आ जाइए, तो नदी का नाम याद कर लिए, फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कर्णाली सबसे बड़ी नदी, कोसी, गंडक, घाघरा यहाँ के नदी तंत्र थी, है ना। गंडक को नारायणी कहा जाता है, और कोसी जो है सप्त कोसी की कहते हैं, ठीक है। मृदा एवं वनस्पति के बारे में समझते हैं, ठीक है। मिट्टी और वनस्पति किस तरह का है वहाँ पर, ठीक है। नेपाल के तराई एवं घाटियों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है भैया, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। जो तराई वाले क्षेत्र है, तराई जब भी बोलेगा तो समझिएगा जो भारत से सटा हुआ जो नेपाल का हिस्सा है, यानी दक्षिणी हिस्सा। निचली पर्वतीय भागों में लेटराइट तथा पर्वतीय प्रदेशों में अनउपजाऊ भूरी पाटजोल मिट्टी पाई जाती है। तो पाटजोल मिट्टी जो है, भूरी पाटजोल मिट्टी जो है किस क्षेत्र में पाई जाती है, नेपाल के मध्य क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि उपजाऊ नहीं होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा नेपाल में पाई जाने वाली अनउपजाऊ मिट्टी निम्न में से कौन सा है। अनउपजाऊ मतलब उपजाऊ नहीं होता है, तो यही है पाटजोल मिट्टी, ठीक है। पर्वतीय प्रदेश में मिट्टियाँ भू क्षरण की समस्या से ग्रस्त है। भू क्षरण मतलब वही मिट्टी का कटना, बर्बाद होना, टूट जाना, घसक जाना, है ना, मतलब घसक के नीचे आ जाना, वो सब भू क्षरण कहलाता है, ठीक है। लेटराइट मिट्टी के बारे में बता चुका हूँ, नीचलम प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती है ना। नेपाल 25.4% भूमि पर वन और 13% भाग पर चारागाह फैला हुआ है, यानी 25% नेपाल में क्या है, जंगल है, वन है। हमारे यहाँ भारत में देखा जाएगा तो 24 पॉइंट समथिंग है, मतलब 24.5% भारत में है, ठीक है। होना चाहिए किसी भी देश के लिए 33%, जो चीज़ें मैं पिछले 8 क्लास में पढ़ा चुका हूँ आप लोग को, और 8 क्लास का वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। तो तराई क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन और मानसून वन पाए जाते हैं, ठीक है।
तो चीर हरित वन और कौन से वन पाया जा रहा है? मानसून वन। सदाबहार की चौड़ी पत्ती वन एवं 1200 से लेकर 2400 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, यानी 1200 से लेकर 2400 मीटर तक ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ सदाबहार वन पाएंगे। इसकी सदाबहार वनों की पत्तियाँ चौड़ी होती है। इसका भी रीजन है, देखो होता क्या है कि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं पत्तियों के द्वारा, और भोजन बनाने के क्रम में वाष्प उत्सर्जन मतलब कि पानी को पत्तियों द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं और वो हवा में उड़ते रहता है। तो पत्ती जितना बड़ा रहेगा पत्ता उसका उतना ज़्यादा पानी निकलेगा। तो जाहिर सी बात है जिस एरिया में पानी की कमी है, जैसे कि राजस्थान वाला इलाका हो गया, रेगिस्तानी इलाका हो गया या पर्वतीय इलाका हो गया पर्वतीय मतलब उस एरिया में जहाँ पर पानी की समस्या ज़्यादा है, ठीक है। तो जिन एरिया में पानी की समस्या ज़्यादा है, अगर वहाँ के पेड़ की पत्तियाँ अगर चौड़ी होगी तो पानी बहुत ज़्यादा निकाल देगा। तो होता क्या है कि जो पानी की समस्या वाला जो जगह होता है वहाँ के देखना पेड़ पौधे कटीली झाड़ियाँ होती है, इसीलिए हम लोग पढ़ते लोग राजस्थान में कटीली झाड़ियाँ, क्योंकि कांटा की तरह पत्ता रहेगा तो होगा क्या कि पानी कम निकालेगा, इससे पानी पेड़ पौधे में बचा रहेगा। और वही जहाँ बारिश खूब हुमच के हो रहा है, जम के हो रहा है, जैसे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो उसमें पानी इतना मिलता है, तो जहाँ ज़्यादा पानी मिलता है तो उसको ज़्यादा पानी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? पेड़ पौधे का पत्ता होना चाहिए बड़ा, तब ना पानी ज़्यादा निकालेगा। इसीलिए सदाबहार वन में हमेशा चौड़ी पत्तियाँ होती है, बड़े बड़े पत्तियाँ होती है, ठीक है, याद हो गया। आ गया जी, है ना। उसके बाद देखेंगे तो लिखा हुआ है कि ना ऊपरी पर्वतीय चारागाह मिलते हैं जहाँ जनसंख्या वृद्धि होने के कारण वनों की कटाई पर्यावरणीय समस्या का उत्पन्न हो रहा है। मतलब जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रहा है, लोग जमीन को झेकते जा रहे हैं। यहाँ पर जानवर देखेंगे तो हाथी, बाघ, भालू, बंदर, हिरन, खरगोश आदि पाए जाते हैं। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि शेर और बाघ जो है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर शेर और बाघ एक साथ दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। नेपाल में देखेंगे तो जीवन निर्वाह कृषि के साथ साथ पशुपालन भी यहाँ मुख्य व्यवसाय, मतलब पशुपालन भी किया जाता है। यहाँ 18% भूभाग जो खेती के लिए, तो मात्र 18% जो है भाग खेती के लिए, और भारत में पूछता तो 54% जो है भाग खेती के लिए, ठीक है ना। यहाँ मुख्य फसल कौन कौन सा उगाया जाता है? चावल, मकई, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि। अपने यहाँ मुख्य फसल कौन सा है? तो सबसे प्रमुख फसल है चावल भारत का। व्यापारिक फसल कौन सा है? जूट है, गन्ना है, फल है, तंबाकू है, चाय है, कपास है। तो ये सारे अच्छे खासे पाए जाते हैं, ठीक है। कपास भी देखिए वहाँ पर होता है, ठीक है। देश में केवल कृषि उत्पादन का 70% भाग अकेले पूर्वी तराई क्षेत्र में है। यानी जो 18% जो भाग बोला हूँ, जो ज़मीन है, उस ज़मीन का भी 70% भाग देखा जाए, है ना, तो वो भाग जो है हम लोग के जो भारत से सटे हुए जो क्षेत्र है, यानी तराई क्षेत्र या नेपाल का दक्षिणी क्षेत्र है, उस एरिया में पाया जाता है। काठमांडू घाटी सघन कृषि है, जिसमें चावल और फल और सब्जी की कृषि होती है। तो याद रखिएगा, पूछेगा सघन कृषि वाला क्षेत्र है तो काठमांडू, ठीक है, जहाँ पर चावल और फल और सब्जी की खेती की जाती है। आ गया जी, खनन और उद्योग धंधा देखते हैं कि खनन और उद्योग वगैरह कहाँ है, नेपाल में किस तरह के खनिज तत्व पाए जाते हैं, किस तरह का उद्योग है। तो नेपाल में खनिजों का अभाव है, ठीक है। अवरक यहाँ का मुख्य खनिज है। ले भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आप सभी के लिए, समझिए कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अवरक क्या है? नेपाल का सबसे क्या हो गया? मुख्य खनिज हो गया। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से किन जगहों का ये मुख्य खनिज है ना, अवरक मतलब निम्न में से किस कहाँ का अवरक जो है मुख्य खनिज है। तो ऑप्शन में मान के चलिए कि भारत दे दे, नेपाल दे दे, चाइना दे दे, भूटान दे दे, तो क्या होगा? आप सभी याद रखिएगा नेपाल होगा, ठीक है। अल्प मात्रा में लिग्नाइट, तांबा, कोबालाइट पाए जाते हैं। थोड़ी बहुत मतलब लिग्नाइट पाया जाता है जो कोयला का प्रकार है, तांबा है और कोबाल्ट है, ये सब पाया जाता है। शक्ति साधन के रूप में भारत के सहयोग से देवी घाट जल विद्युत परियोजना चालू किया गया। तो देवी घाट जल विद्युत परियोजना, पहली बात की ये परियोजना जो है भारत के सहयोग से चलाया गया है, और कहाँ पे है? तो नेपाल में। जल विद्युत विकास की असीम संभावना है, किंतु विकास नहीं के बराबर है, क्योंकि पैसों तो नहीं है नेपाल में उतना ज़्यादा। जल विद्युत का उत्पादन वहाँ किया जा सकता है, लेकिन पैसा की अभाव है कि नहीं। और उसके बगल में सटल जो हम लोग का बिहार राज्य, ये और पैसा के अभाव में डूबल है कि नहीं है। तो ना इसका पड़ोसी देश सहयोग कर पाता है, ना ही पड़ोसी राज्य सहयोग कर पाता है। औद्योगिक दृष्टि से नेपाल एक पिछड़ा देश है। बड़े बड़े उद्योगों स्थापित होने के कारण अनेक के यहाँ पर अभाव है। यहाँ कृषि में वन्य आधारित उद्योगों का विकास किया जा रहा है। सूती वस्त्र, चीनी, जूट, चमड़ा, वनस्पति, तंबाकू, दिया, सलाई, कागज, लुगदी इत्यादि का निर्माण हो रहा है। लुगदी मतलब वही कागज वगैरह बनाने के लिए। सीमेंट और कृषि उपकरण भी बनाए जा रहे हैं। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक स्थल और पर्वतारोहण सैलानियों को आकर्षित करता है। यहाँ पर्यटन उद्योगों का तेज़ी से विकास हो रहा है, मतलब पर्यटन लोग घूमने के लिए। और अक्सर मैं भी बहुत बार नेपाल घूमने जाता हूँ, और नेपाल में मेरा वीडियो बहुत सारा ऐसा अपलोड होगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा, जो नेपाल कई बार मैं घूमने गया उन जगहों पर, तो उसका वीडियो मैं अपलोड करते रहता हूँ। अच्छा लगता है, नेपाल बढ़िया जगह है, घूम सकते हैं आप भी, ठीक है। अब देखेंगे व्यापार, बिजनेस देखेंगे। नेपाल का व्यापार खनिज एवं उद्योगों से हो रही है, और होने के वृद्धि के कारण ये नेपाल जो है देश के
देश व्यापार और आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, यानी खनिजों को बेचने का धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है। भारत, बांग्लादेश, चीन, भूटान के साथ ये बिजनेस करता है। सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्रों और खाद्य पदार्थों, जड़ी बूटियों का निर्यात करता है। भारी मशीनें, बिजली, सामान, वाहनों का आयात किया जाता है। मध्यस्थ देशों के कारण पृथ्वी पड़ोसी देशों को छोड़कर अन्य देशों के साथ व्यापार भारत के कोलकाता बंदरगाह पर निर्भर है। यानी कि जितने भी देशों के साथ ये व्यापार करता है, किस साइड से करता है, भारत के कोलकाता बंदरगाह से निर्भर होता है। क्योंकि कोलकाता बंदरगाह जो होता है ना, वही जो बंदरगाह, जैसे मान के चलिए ये हो गया नेपाल, ये हो गया हम लोग का सिक्किम, और ये आ गया पूर्वोत्तर क्षेत्र, और ये है ना हम लोग का आ गया क्या, ये आ गया, ये हो गया हम लोग का पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो अगर नेपाल को सामान ले जाना होगा तो लेके आता है यहाँ पर पश्चिम बंगाल के बंदरगाह पर, कोलकाता के बंदरगाह पर, यहाँ से सामान दुनिया भर के जहाँ जहाँ भेजना रहता है भेजता है अपना। ठीक है, सबसे नज़दीक उसको यही पड़ता है। ठीक है, अब ये काठमांडू क्या है, यहाँ की राजधानी है, शुरू में बता चुका है काठमांडू क्या है, राजधानी है। ठीक है, सड़क मार्ग द्वारा चीन और भारत से जुड़ा हुआ है। चीन के सहयोग से ये सड़क उत्तर के हिमालय पर्वत तिब्बत की सीमा तक पहुँच जाती है, मतलब चीन भी उसमें दखलंदाजी करता है। काठमांडू वायु मार्ग द्वारा सभी देशों से जुड़ा हुआ है, यानी काठमांडू जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो विभिन्न देशों से जुड़ा हुआ है। आधुनिक सुख सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। पोखरा दूसरा बड़ा नगर है। ये जो भैया पोखरा जो जगह है ना, बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ भी घूमने गए थे लोग, बड़ा ज़बरदस्त जगह है। ठीक है, फिर दोबारा जाने वाले हैं लोग, बहुत जल्द जाएंगे लोग। ठीक है, तो पोखरा जो जगह है ये क्या है, दूसरा सबसे बड़ा नगर है, याद रखिएगा। ठीक है, वहाँ झील पर्यटन को आकर्षित करते हैं। बीरगंज तो बराबर आदमी चला जाता है। हाल ही फिलहाल में 1 महीना पहले ही बीरगंज गए थे लोग, है ना। वहाँ पर अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं और सामान भी बहुत सारा मिलता है वहाँ पर, है ना। तो बीरगंज एवं जनकपुर अन्य प्रमुख व्यापारिक क्या है, नगर है। ठीक है, यहाँ के सभी नगर यातायात एवं संचार साधनों के आसपास से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बीरगंज, पोखरा, काठमांडू ये सब जगह घूम लिए लोग आप लोग भी। अब आइए, यहाँ का विकास भरपूर की संभावना है। ठीक है, जल, विद्युत, खनिज, है ना, कृषि विकास, आधुनिक तकनीक और पड़ोसी देशों के सहयोग से किया जा रहा है। यदि नेपाल में संभावित विकास का स्तर प्राप्त हो जाए तो यहाँ देश पूर्व का स्विट्जरलैंड बन जाएगा। यानी बढ़िया से यहाँ विकास किया जाएगा ना, तो ये पूर्व का स्विट्जरलैंड बन जाएगा, मतलब स्विट्जरलैंड की तरह एकदम खूबसूरत और डेवलप हो जाएगा। ठीक है, पिछले 240 वर्षों से नेपाल में राजतंत्र का शासन व्यवस्था चलती आ रही थी। ठीक है, 240 साल से मतलब राजा का ही शासन था। वहाँ की जनता ने 2008 में मतदान के द्वारा राजतंत्र को समाप्त कर आधुनिक लोकतंत्र की नींव डाली। तो क्वेश्चन पूछेगा कि लोकतंत्र की शुरुआत नेपाल में कब से हुआ, 2008 से हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज नेपाल में आज नेपाल का जो है ना नवीन गणराज्य के रूप में चुने जा चुके हैं। नेपाल के लोगों को आशा है कि नेपाल का ना चतुर्दिक विकास हो सके, मतलब चारों तरफ से इसका विकास हो सके नेपाल का। ठीक है, तो ये चीज़ों को मैं इसलिए डिटेल से पढ़ा हूँ कि यकीन मानिए एक क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है। और जितना डिटेल से मैं पढ़ाया हूँ, आप कमेंट करके बताइए क्या आप लोग क्लास बेहतर नहीं लग रहा है, और कहाँ ज़्यादा समय लग रहा है। आप लोग का 30 मिनट का 35 मिनट का क्लास बन रहा है तो उसको 2x करके देखिएगा तो 15 मिनट में हो जाएगा, फास्ट करके देखिएगा तो। ठीक है, तो ज़्यादा देर की क्लास भी नहीं है, आप इसको डिटेल में, मैं कोशिश करता हूँ कि डिटेल में समझाऊँ। अब ये नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश था, नहीं था। मणिपुर था, नहीं था। पंजाब था, नहीं था। क्या था? सिक्किम था या पश्चिम बंगाल था। महाभारत लेख क्या है? तो क्या था ये? मैदानी भाग था, लेखागार था, या राजमहल था, क्या था? पर्वत श्रृंखला था। अभी जस्ट अभी पढ़े लो, और यही तो क्वेश्चन पूछा हुआ था। गंडक नदी को नेपाल के में किस नाम से जाना जाता है? काली गंडक नदी जाना जाता है, त्रिशूल नदी, कृष्णा नदी, ये सब नहीं, नारायणी जाना जाता है कि नहीं है। अब आगे यहाँ क्वेश्चन आंसर को छोड़ दिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में है क्या, आप लोग चाहे तो बनाने के लिए बना सकते हैं। अब आगे यहाँ पर दूसरा चैप्टर भूटान। ठीक है, तो भूटान को अभी जस्ट आधे घंटे में उसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, आधे से घंटे में, ठीक हो, है ना। तो ये नेपाल हम लोग का कंप्लीट होगा। नेपाल का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके थोड़ा सा बताइएगा कि क्लास को और फास्ट बनाया जाए, या जिस तरह से डिटेल में जो समझने की कोशिश किया जा रहा है। देखो बहुत सारी चीज़ें उसमें नए में ऐड कर रहा हूँ, है ना। तो इसी तरह पढ़ाया जाए बाकी सारे चैप्टर को भी। देखो भूटान है, भूटान के बाद आइएगा तो आप उसके बाद अलग देश आ जाएगा। अलग देश कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बाद आइएगा तो शायद पाकिस्तान मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा मिलेगा? ना श्रीलंका है। मतलब बहुत सारे देश है। एक एक देश के बारे में जानना जरूरी है, और हर एक देश के बारे में क्वेश्चन, है ना, किसी न किसी देश में से एक क्वेश्चन रहेगा। जैसे भूटान में से भी क्वेश्चन था, ठीक है। ये जो थिम्पू इसकी राजधानी है, और ये इसमें से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा किसी न किसी देश में से एक क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है, ठीक है। तो सभी देशों को हम लोग को जानना जरूरी है। तो क्लास को करते हैं यहीं पर एंड, है ना। थोड़ा सा हम लोग भी थोड़ा पानी वानी पी ले, है ना, और उसके बाद से फिर दोबारा जो है क्लास को किया जाएगा। अगला चैप्टर जो है इसका क्या चैप्टर है अगला? नेपाल के बाद कौन सा चैप्टर है ना? चैप्टर हम लोग का कौन सा चैप्टर है? भूटान। किधर गया? भूटान है, ठीक है। तो भूटान है चैप्टर, ठीक है। तो इसको किया जाएगा
जस्ट इस क्लास को और कंटिन्यू आज मैं तो इसको कंप्लीट कर ही दूंगा और 10th क्लास भी शुरू कर दूंगा और हिस्ट्री भी शुरू कर दूंगा, दोनों शुरू कर दूंगा। और रही बात कि बहुत सारे हमारे दोस्त जो है पीडीएफ के लिए बोलते हैं, तो इसका पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो आप सभी को मैं टेलीग्राम बता चुका हूँ और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा। एक मेरे भाई का मैसेज आया हुआ था कि वो बोल रहे थे कि लिंक नहीं खुल रहा है, तो देखिएगा फिर से मैं अगेन उसको अपलोड कर दूंगा। ये है ना, उसके बाद से ये बड़ा, बाकी सब छोटा, ALAM है ना, SIR आलम सर और 555 ऐसे कर कीजिएगा 555, क्योंकि मेरे मोबाइल नंबर का ही 555 है, ठीक है। तो इसको आप लोग कोशिश कीजिएगा है ना, टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ जो भी किसी भी तरह का डाउट होगा पूछ सकते हैं। अगर नहीं भी जुड़ सकते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर आप सभी को जो अबाउट है मेरा उसमें दिख जाता है, और नहीं भी दिखेगा तो 990555 और 0148 है ना, 0148 है। और ये नंबर जो है मेरा 10 साल पुराना है, 10 साल से ज़्यादा हो गया, आई थिंक 10 साल पुराना मोबाइल नंबर है। और मैं मोबाइल नंबर जल्दी चेंज करता हूँ, और ना ही बहुत सारी चीज़ें मेरी देखेंगे तो यूनिक चीज़ें मिलेगी। मेरे 3rd क्लास का मेरे पास 3rd या 2nd क्लास का तिरंगा झंडा मेरे पास अभी तक है, ठीक है। तो चीज़ों से, पुरानी चीज़ों से बहुत लगाव रहता है, कभी विशेष कभी बात किया जाएगा तो पता चलेगा, ठीक है। तो यही भी करते हैं क्लास को एंड, फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।